हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज की शुरुआत हम करते हैं एटम को समझकर। एटम के बारे में बेसिक जो बातें हैं वो हम याद करते हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम आने वाली। तो एटम का बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए हमने ये कुछ डायग्राम यहाँ पर बना रखा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें कि एटम जो होता है उसका सारा मास उसके सेंटर में सेंट्राइज होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। एटम का सारा मास कहाँ सेंट्राइज होता है? उसके सेंटर में, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल हमें मिलते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोटॉन और दूसरे को हम कहते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीसरा जो पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता रहता है और इन सर्कुलर पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट्स। किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो एक बात मैंने यहाँ लिखी, जैसे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, जिनको हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और किसी भी एटम का जो सिंबल होता है वो होता है जेड, एक्स और ए। इससे लिखते हैं उसको जेड, एक्स और ए से। यहाँ जो जेड है वो शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। जैसे मान लो हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम पीरियोडिक टेबल में 2 नंबर पर आता है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 है। और कार्बन नंबर 6 पर आता है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। और जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का, उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जेड किसको शो करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन को, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी साथ साथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी। एक्स जो सिंबल लिखा गया है, एक्स किसको डिनोट करता है? एक्स सिंबल होता है किसी भी एलिमेंट का। जैसे हाइड्रोजन के लिए एच लिखा जाता है, हीलियम के लिए HE लिखा जाता है, लिथियम के लिए Li लिखा जाता है, कार्बन वगैरह के लिए जो भी लिखा जाता है हर एक के लिए अलग अलग सिंबल होता है। कार्बन के लिए C लिखा जाता है ना। तो एक्स किसको डिनोट करता है? सिंबल ऑफ एलिमेंट्स को। उसके बाद हम बात करते हैं ए की। तो ए क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास नंबर। ए किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करो। अब हमने जो डायग्राम बनाया था, हमने ये जो डायग्राम बनाया है इसमें हम ये देख रहे हैं कि पी लिखने को हमने 1 लिखा है यहाँ पर, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसमें अगर आप काउंट करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने सेकंड ऑर्बिट में बनाए और 2 इलेक्ट्रॉन हमने फर्स्ट ऑर्बिट में बनाए। तो टोटल मिलाकर 2 + 8, यानी कि इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है? टोटल 10। ठीक है, तो ये मैंने सिंबल आपको बता दिया था। चलो इसी स्लाइड को बता दें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कुछ एग्जाम्पल। देखो 6 कार्बन 12, तो 6 कार्बन 12 में जो 6 है वो तो है एटॉमिक नंबर, और ये जो 12 है ये क्या है? एटॉमिक मास नंबर। 7 नाइट्रोजन 14, तो 7 तो क्या है? एटॉमिक नंबर। N सिंबल है, और 14 क्या है यहाँ पर? एटॉमिक मास नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और 1s2, इसमें 1 तो क्या है? एटॉमिक नंबर, H सिंबल है, और 2 क्या है यहाँ पर? ए है, और ए की वैल्यू होती है P + N की। ठीक है, उससे पहले ये वाली स्लाइड आप वापस से देखो। यहाँ मैंने लिख दिया था कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद देखो आप यहाँ पर कि मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल हमने कौन कौन से पढ़े हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ 31। उसके बाद हम बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की, तो कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। उसके बाद थर्ड हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के मास की। तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻27। अगर हम इन पॉइंट्स के बाद तीसरे डिजिट पर जाएं तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मास ऑफ प्रोटॉन लिटिल बिट थोड़ा सा न्यूट्रॉन के मास से कम होता है, और इसको अपन अप्रोक्सीमेट इक्वल भी बता सकते हैं।
तो ये आप ध्यान रख लेना। यहाँ मैंने क्या बताया है वापस से रिपीट कर देता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये सभी आपको याद रखने। एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। चलो इससे आगे देखो, इससे आगे मैंने लिखा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन पर चार्ज कितना होता है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर चार्ज नेगेटिव होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻19 कूलम। जब बार बार बोलोगे तो ये नंबर याद रह जाएगा ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन की। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन भी 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, लेकिन ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये वाला कैसा होता है पॉजिटिव, 1.6 × 10⁻19 कूलम। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन की अगर अपन बात करें तो ये होता है 0, यानी कि न्यूट्रॉन पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन जो होता है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। उसके बाद मैंने एक नोट बना के यहाँ पर लिखा है कि किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में जितने नंबर पे रखा गया है हम उसको उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया था, वापस से रिपीट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर। उसके बाद देखो सिंबल एटम का जेड एक्स है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से देख लो। जेड क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक्स क्या है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, ए क्या है P+N एटॉमिक मास नंबर। और एग्जाम्पल के लिए हमने ये 3 एग्जाम्पल देखे थे कि 6 कार्बन 12, 7 नाइट्रोजन 14 और 1 H2। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। चलो एक और बताता हूँ आपको, 92 यूरेनियम 238। तो इसमें 92 है, ये तो क्या जेड है, जेड मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस एटम के अंदर 92 तो इलेक्ट्रॉन है और 92 ही प्रोटॉन है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं 238 की। तो 238 किसको शो कर रहा है, 238 शो करता है एटॉमिक मास नंबर को, जो किसके इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करते हैं तो वो आता है 238, और अगर हमें यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर निकालना तो 238 - 92 आ जाएगा। जितना भी आएगा आप सोल्व करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर देखो 6 कार्बन, ये 3 जो एग्जाम्पल मैंने लिखे थे अभी उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके यहाँ पर आपको बताया। तो सबसे पहले देखो 6 कार्बन 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6, P+N करेंगे तो 12 आएगा, यानी ये जो नंबर वो ए को तो शो करता है, और ए हमने देखा था कि P+N के इक्वल होता है, तो P+N कितना आएगा 12। तो P की जगह मैंने वापस 6 लिख दिया, 6+N = 12, तो N कितना आएगा 12 - 6। यानी ये आप ये याद रख सकते हो कि ए जो लिखा होता है यहाँ पर, इसमें से ये जेड अगर माइनस करोगे आप तो वो N के इक्वल आएगा। ऐसा ही आप नाइट्रोजन के लिए देख सकते हो, इस एलिमेंट के लिए देख सकते हो, ऐसा ही आप इसके लिए देख सकते हो। चलो देखो नेक्स्ट इससे, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज की हमने लिखी है लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका क्या मीनिंग है वो समझो। पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी है लाइक चार्ज, यानी कि प्लस और प्लस, अगर हम 2 पॉजिटिव चार्ज लें तो 2 पॉजिटिव चार्ज में हमेशा रिपल्सन होगा। अगर हम 2 पॉजिटिव चार्ज लें तो उसमें रिपल्सन होगा, यानी सेम चार्ज है प्लस प्लस, तो उसमें क्या होगा रिपल्सन। और अगर हम 2 नेगेटिव चार्ज लें तो भी क्या होगा रिपल्सन। और अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लें तो उसमें होगा अट्रैक्शन। कहने का मतलब आप ये याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। लेकिन अगर दोनों चार्जेस की बात करें कि एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो वहां हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी यही है। हाँ, ये हम आगे समझेंगे कि पॉजिटिव किसको कह रहे हैं नेगेटिव किसको कह रहे हैं, वो आएगा समझ में, है ना। दूसरी बात हम बात करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी, यानी चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं बताई जाती। तीसरी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या बताती है, मान लो कोई भी आपके पास सिस्टम है ऐसा और उस पर चार्ज यहाँ लिखा हुआ है +2 कूलम, यहाँ लिखा हुआ -3 कूलम, यहाँ लिखा हुआ +5 कूलम, यहाँ लिखा हुआ -6 कूलम, यहाँ लिखा हुआ +9 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना आएगा वो इन सब का सम आ जाएगा। तो टोटल चार्ज जो होता है Q नेट
वो किसके इक्वल आएगा, क्यू नेट इक्वल आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। जितने भी चार्ज होते हैं उन सबको ऐड कर लेते हैं विद साइन, प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। इस तरह से अपन ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये अच्छा टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखोगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जब हम बात करेंगे तो वो देखो कैसे करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है वो समझो। कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो कि नाइट्रोजन है वो 7 नंबर पर आता है अपने पास। नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर। तो मैंने एक एटम बना दिया इसे, और मान लो कि मैं नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसके अंदर टोटल 7 तो प्रोटॉन है और इसके अंदर 7 ही इलेक्ट्रॉन। अब हम बात ये करते हैं कि 7 प्रोटॉन जो है ना, उसकी वजह से टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है यहाँ पर इस एटम के अंदर। तो इस एटम में पॉजिटिव चार्ज हम देखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो एक प्रोटॉन का हुआ, और उसको 7 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आएगा। यानी इतना पॉजिटिव चार्ज है इस एटम के अंदर। तो किसकी वजह से, यहाँ रहने वाले 7 प्रोटॉन की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज कितना है यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का, और 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, तो 7 से अपन मल्टीप्लाई कर लेते। तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव। तो क्यू नेट कितना हुआ, यानी टोटल चार्ज कितना हुआ यहाँ पर, क्यू नेट हुआ इसके अंदर 0। क्यू नेट कितना हुआ, 0। न्यूट्रॉन का यहाँ पर कोई रोल नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन अगर अपन ले भी ले इसके अंदर तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना आएगा, 0। तो क्यू नेट आएगा जितना पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से उतना ही नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की वजह से। टोटल का सम किया तो कितना आएगा, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम के अंदर चार्ज दोनों ही होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन उसका जब अपन टोटल सम करेंगे तो वो कितना आएगा, 0। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो एटम हमने लिया ना, मान लो कि हमने इस एटम में से, जिसमें 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। मान हमने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ कितने बचेंगे, 7 नहीं बचेगा यहाँ पर, यहाँ अब 7 नहीं बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर, 6। तो हमने लिख दिया भाई 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल लिया। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला, तो अब आप बताओ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना आएगा, 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव कितना आएगा, तो लिख लेते हैं इसको। तो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया है। अब इसके पास बचे हैं टोटल 6, तो 6 की वजह से आएगा। तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, तो -6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब की बार आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम, यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा और नेगेटिव कम। क्यू नेट कितना आएगा इस बार, तो क्यू नेट इक्वल टू आ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज में से नेगेटिव चार्ज को माइनस करो, तो ये तो 7 टाइम और ये 6 टाइम, तो ये बचेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लेकिन बचा कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था। अब हमें ये पता चला कि किसी भी एटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो भी कितना, एक इलेक्ट्रॉन जितना। और इस चार्ज को, यानी ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखा ना, इस चार्ज को आप, इस नंबर को आप लिख लो स्मॉल ई से, तो आपको पता चलेगा कि क्यू नेट कितना आया यहाँ पर, क्यू नेट आया ई के इक्वल। क्या इक्वल आया, ई के इक्वल। थोड़ा सा मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। नाइट्रोजन का एग्जाम्पल हमने लिया था। नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन है और 7 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, 7 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस नंबर को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आया पॉजिटिव चार्ज। फिर नेगेटिव चार्ज कितना है, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन को मैं क्या लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दो और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। और हमें पता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज बन रहा है उतना क्या बन रहा है, नेगेटिव। दोनों को सम करेंगे तो आएगा क्यू नेट 0 के।
इसी में मैंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो इसमें से, तो प्रोटॉन तो 7 रहे और इलेक्ट्रॉन 6 रहे। अब इलेक्ट्रॉन रहे 6 तो 7 प्रोटॉन का तो चार्ज वही का वही रहेगा जो इसमें था, चेंज नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस बार कितने का लेना हमें, 7 के बजाय 6 का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को अपन बाहर निकाल चुके हैं। तो ये आएगा -6 × 1.6 10⁻19। तो क्यू नेट कितना आया 1.6 × 10⁻19 के इक्वल, तो क्यू नेट आया ई के इक्वल। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो देखो क्या है कि अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है तो एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज, अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो 2 जितना चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो 3 जितना चार्ज। तो अब समझो इस बात को कि मान लो अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें तो चार्ज आएगा 1 इलेक्ट्रॉन जितना। अगर ऐसे 1e लिखा गया, 1e का मतलब 1 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर हमने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो चार्ज कितना था 2 इलेक्ट्रॉन जितना। क्यों? क्योंकि उस केस में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो यहाँ तो 7 आता है, लेकिन यहाँ 6 की बजाय 5 आता, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गई वैल्यू लिखी जाती। तो 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज का मतलब 2 × 1.6 × 10⁻19। और अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें तो 3 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ जाएगा, तो वो कितना आएगा 3 × 1.6 × 10⁻19। तो ओवरऑल हम ये बात कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन आप इससे बाहर निकालते हो ना, तो मान लो हमने n इलेक्ट्रॉन निकाले, ये न्यूट्रॉन नहीं है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकाले गए इससे। तो अगर आपने n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं तो इस पर चार्ज कितना आएगा Q = +ne। अगर हमने बाहर निकाले इलेक्ट्रॉन तो Q = कितना आएगा +ne। यही जो इक्वेशन है ये क्वांटाइजेशन को बताता है कि इसी का मतलब है कि ये क्वांटाइजेशन का क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 जितना चार्ज, 2 निकाले तो 2 जितना चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 3 जितना चार्ज। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इसको दिए होते 6 की बजाय अगर आपने 7 कर दिया होता तो यहाँ नंबर 7 की बजाय 8 लिखा जाता, तो फिर वो माइनस में आ जाता। तो कहने का मतलब कि Q की वैल्यू कितनी रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, Q = होता है +-ne। Q = किसको होता है +-ne। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिससे हमने n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, n क्या है यहाँ पर रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर Q = आ जाएगा +-ne। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो प्लस चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन आए इसके अंदर तो माइनस चार्ज। तो ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डोनर यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला एटम हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाला चार्ज हमेशा एटम हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ ये जो फॉर्मूला लिखा गया ना इसके अंदर ये जो Q है ना ये किसको शो कर रहा है, Q शो कर रहा है चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, या एटम की बात करते हैं, एटम के लिए कर लेना। n क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं या फिर कितने दिए गए। और थर्ड इसके अंदर E, ये जो E लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये जो E लिखा हुआ इस E का मतलब होता है एक नंबर कितना 1.6 × 10⁻19। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, E किसको शो कर रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, Q = किसके आया +-ne। Q = कितना आया +-ne। इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें Q = +-ne में ये जो E है ना ये तो फिक्स नंबर है, यानी E तो हो गया कितना 1.6 × 10⁻19। थोड़ा वापस से लिख देता हूँ। यहाँ जो E लिखा है उसकी वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻19। ये नंबर तो फिक्स हो गया E तो, और बाकी जो 2 नंबर बचे हैं कौन कौन से 2 नंबर बचे हैं, एक तो Q और एक E सॉरी N। तो आपको 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो Q की वैल्यू आपको पता हो
और आपको n फाइंड करना हो, या फिर आपको n की वैल्यू पता हो और आपको q फाइंड करना हो। इसको अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में कर लेंगे। तो मेन प्रॉपर्टी क्या है इसकी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो हमें क्या बताता है कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसका इंटीजर मल्टीपल होता है। अगर मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला होता तो एक जितना चार्ज, दो निकाले हैं तो दो जितना चार्ज, तीन निकाले हैं तो तीन जितना चार्ज, और n निकाले हैं तो n जितना चार्ज। अब यहाँ साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकाले हैं या फिर आप उसने उसको इलेक्ट्रॉन दिए। तो इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज को न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और न ही चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से चार्ज इलेक्ट्रॉन खुद ने थोड़ी ना बनाया था, कोई भी फ्रिक्शन वगैरह की वजह से कोई भी हमने एनर्जी दी तो एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, ट्रांसफर कर सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में, लेकिन हम उसको खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, इसमें ऐड कर देते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। हम जानते हैं तो हमने मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट लिया ए और ये ऑब्जेक्ट हमने लिया मान लो बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को अपन रब करवाते हैं। तो किसी एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसका वर्क फंक्शन कम होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको अपन वर्क फंक्शन कहते हैं। तो जब आप फ्रिक्शन करोगे तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। आप अभी के लिए इतना समझो कि एक ऑब्जेक्ट से निकलेगा और दूसरे में जाए। फिर मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और वो बी के पास आ गया, तो चार्ज तो रियल में इलेक्ट्रॉन के पास था, तो ये क्रिएट हमने नहीं किया, ये पहले से था इस एटम के अंदर। तो इसके ऊपर तो चार्ज कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इस पर कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज ऑन ए और चार्ज ऑन। लेकिन बात यह आती है कि चार्ज ए से तो इलेक्ट्रॉन निकला इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज, बी के पास इलेक्ट्रॉन आया इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव। तो चार्ज कंजर्व रहा, यानी चार्ज यहाँ से चला गया इसके अंदर, लेकिन टोटल चार्ज जो वो सेम है, दोनों का मिला के पहले जितना ऐड करोगे उतना उतना चार्ज अब भी आएगा। इसको अपन कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो 92 यूरेनियम 238, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया है 90 थोरियम 234 प्लस 2 हीलियम 4, ये हमने लिख लिया। मान इसकी बात करो इस पेरेंट्स न्यूक्लियस की, तो इसके अंदर टोटल इसका एटॉमिक नंबर कितना है 92, तो इसका चार्ज कितना आएगा बताओ जरा। चार्ज आएगा यहाँ पर 92 इंटू ई। यहाँ का चार्ज कितना आएगा, थ्योरम की वजह से आएगा 90 इंटू ई। 2 हीलियम 4 में कितना आएगा 2 इंटू ई। इनको दोनों को ऐड करो आप, कितना आएगा, इधर भी 92 ई जितना चार्ज और यहाँ पर भी कितना चार्ज है 92 ई जितना। तो टोटल चार्ज जो है वो इस रिएक्शन में सेम रहा है। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई। अब इसमें दो इक्वेशन आपको मैं और बताता हूँ, दो इसमें डेफिनेशन कंजर्वेशन वाले में, तो आप याद रख लेना उनको। इस नाम से मैं लिखता हूँ, देखो
देखो इधर एक तो मैंने वर्ड लिखा है पेयर प्रोडक्शन। क्या लिखा है? पेयर प्रोडक्शन। मैं यहाँ पर एक सिंबल लिखा मैंने गामा, तो गामा पढ़ते हैं अपन, याद रख लेना। गामा रियल में एक एनर्जी पैकेट है, यानी एक एनर्जी है। यहाँ पर कोई भी गामा पार्टिकल या एनर्जी जब कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अगर ई पर माइनस का साइन है तो उसको अपन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और अगर ई पर प्लस का साइन है तो उसको अपन पॉजिट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन। तो ये है पॉजिट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन। और ये गामा पार्टिकल जो रियल में आप मान लो कि एनर्जी है। क्या है ये? तो हमने क्या किया, हमने ये बताया कि एनर्जी जो है ना वो कन्वर्ट होकर क्या बना रही है, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की एक खास बात और समझ लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पॉजिट्रॉन जो होता है इसको अपन जानते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से। किस नाम जानते हैं? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एंटी पार्टिकल एक ऐसा एलिमेंट होता है जो जब अपने पार्टिकल के साथ से मिलता है तो पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? पॉजिट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल उसका नाम बताओ, तो याद रख लेना पॉजिट्रॉन। तो हमने यहाँ क्या देखा कि गामा पार्टिकल था, उसने क्या किया, एक तो इलेक्ट्रॉन बनाया, दूसरा पॉजिट्रॉन बनाया। ये एनर्जी है तो एनर्जी के पास चार्ज नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ हम बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना, -e, और पॉजिट्रॉन पर चार्ज होता है +e। इसको टोटल ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा, Q = वो भी 0। तो गामा के पास भी चार्ज नहीं था और इलेक्ट्रॉन के पास भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का चार्ज है, उनको अपन ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जब गामा फोटोन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में चेंज होता है तो वो चार्ज कंजर्वेशन के रूल को फॉलो करता है। और यहाँ जो होने वाली रिएक्शन है कि एनर्जी कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन और उसके एंटी पार्टिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉन और उसके एंटी पार्टिकल, इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या कहते हैं इसको, किस नाम जानते हैं इस रिएक्शन को अपन, पेयर प्रोडक्शन के नाम। ठीक है, पेयर का मतलब कि पेयर ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, यानी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बनाए कोई भी एनर्जी तो उसको हम क्या कहेंगे, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन के बाद एक और जो हम टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं वो देख लो आप, उसको बोलते हैं एनिलेशन। एनिलेशन का क्या मतलब होता है, इसकी रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस का मतलब कि जब भी कोई पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से मिलता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल हमें पता है इसलिए हम बार बार इसी का एग्जांपल लेते हैं, और किसी का अगर आपको पता हो तो वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल जब दोनों मिलते हैं तो क्या करते हैं, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एनिलेशन का मतलब होता है गायब हो जाना। एनिलेशन का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल के साथ मिलता है तो वो पूरी तरह से वेनिश हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, एनर्जी बना लेता है पूरी तरह से, और इसको हम क्या कहते हैं, एनिलेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को आप फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये मतलब होता है कि चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। टोटल चार्ज जो होता है किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व रहता है। टोटल चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व होता है। अब हमने यहाँ इसको समझने के लिए दो आपको डेफिनेशन और बताई, कौन कौन सी, नंबर 1 पेयर प्रोडक्शन और नंबर 2 एनिलेशन। पेयर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी एनर्जी से दो पार्टिकल बनते हो जिसमें एक तो पार्टिकल और दूसरा उसका एंटी पार्टिकल है। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल मैंने क्या नाम बताया आपको, पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बने गामा पार्टिकल से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें पेयर बनता हो। किसका पेयर, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, पेयर प्रोडक्शन के नाम। दूसरा इसकी रिवर्स प्रोसेस जो वो क्या है कि
कोई भी पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल जब एक साथ मिलते हैं, भाई मान लो ये हाथ है, ये इसका एंटी पार्टिकल है, जब दोनों मिलेंगे तो पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिलेशन। क्या कहते हैं? एनिलेशन। तो एनिलेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को मिलाओ तो गामा पार्टिकल आ जाएगा। इधर का चार्ज काउंट करोगे तो कितना, इसका चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का, -1.6 × 10⁻19। इसका कितना चार्ज पॉजिट्रॉन का, प्रोटॉन जितना चार्ज होता है पॉजिट्रॉन का, तो कितना आएगा 1.6 × 10⁻19। दोनों को ऐड करो तो 0। एनर्जी है, एनर्जी में मास नहीं होता, और ये मैं आपको बता दूं कि मास के बगैर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, तो एनर्जी का चार्ज कितना कंसीडर करोगे, 0। तो इधर भी चार्ज 0, इधर का भी चार्ज टोटल 0। तो जितना चार्ज होता है रिएक्शन से पहले उतना ही चार्ज रिएक्शन के बाद भी रहेगा। हम इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद हम बात करते हैं किसकी, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का, वेरियंस का मतलब होता है बदलना, इनवेरियंस का मतलब होता है नहीं बदलना। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मीनिंग है क्या वो समझो। एक और स्लाइड में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि भाई मान लो ये कोई पार्टिकल आपके पास ए, और इस पर चार्ज हमने दिया प्लस माइनस कैसा भी आप चाहो मान सकते, वो टोटल चार्ज इसका क्यू है मान लो। कब, जब पार्टिकल रेस्ट में, तो पार्टिकल किस में, रेस्ट में, और क्यू की वैल्यू पे भी लिख देता हूँ, क्यू रेस्ट में जो है वो मान लिया 3 कूलम है। अब हमने क्या किया, सेकंड कंडीशन में इसी पार्टिकल ए को हमने मोशन देना स्टार्ट कर दिया, ये भी मान लो इसको मोशन में लाएगा इस ऑब्जेक्ट को, तो अब जो ये है वो मोशन है। मोशन का मतलब ये किसी स्पीड से चल रहा है, दौड़ रहा है, तो अब जो चार्ज आएगा ना क्यू मोशन में, वो कितना आएगा, वो 3 से ज्यादा होगा या कम होगा या सेम रह जाएगा। तो यहां मैं बता देता हूं कि वो चार्ज भी 3 कूलम ही आएगा। कहने का मतलब किसी ऑब्जेक्ट के दौड़ने से या फिर उसके मोशन में आ जाने से उसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जितना चार्ज रेस्ट में रहता है उतना ही मोशन में रहता है। तो इनवेरियंस ऑफ चार्ज को आप एक इस स्टेटमेंट से समझ सकते हो, क्यू इन रेस्ट इक्वल टू क्यू इन मोशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज पर उसकी स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस प्रोसेस को हम या इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। वापस रिपीट कर देता हूं कि चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि स्पीड जो रहेगी ऑब्जेक्ट की उस पर चार्ज डिपेंड नहीं करता, उसी को हम कहते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। चलो यहाँ मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ, जिसको हम जानते हैं कि चार्ज तो नहीं बदलता मान लो, लेकिन क्या मास चेंज हुआ कि नहीं हुआ इसका भी। मान लो पहले ये 20 ग्राम था, अब ये 20 ग्राम रहा या फिर उससे ज़्यादा, तो उसके लिए एक रिलेशन मैं आपको और बता देता हूँ। देखो m इक्वल टू, अच्छे से देखना, बढ़िया फॉर्मूला है, m0 डिवाइडेड बाई 1 - v² अपॉन में c²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। यहाँ जो m लिखा वो तो ऑब्जेक्ट का मास है जब वो किसी भी पोजीशन में यानी v स्पीड से चल रहा तब, और m0 यहाँ पर क्या है, रेस्ट मास। तो आप जब इस रेशियो को देखोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि m की जो वैल्यू होती है वो आएगी m0, एक बार फिर से लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, 1 - v² अपॉन में c²। इसमें यहाँ जो v लिखा गया, m लिखा गया पहले तो m, तो वो क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट जब मोशन में है ना तब उसका मास कितना है। m0 क्या है, रेस्ट मास कहते हैं अपन इसको, क्या कहते हैं, रेस्ट मास। और v क्या है, यहाँ पर v है स्पीड ऑफ पार्टिकल, v क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, और c यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ, जिसकी वैल्यू आप सभी जानते हो कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। अब हम ये देखते हैं कि इस पर इफेक्ट क्या पड़ता है स्पीड का, वो देखो। जब आप इसमें डिनोमिनेटर को देखोगे तो उसके अंदर एक रेशियो लिखा हुआ v²/c²। क्या लिखा हुआ है, v²/c², v²/c²। तो अगर आप बात करो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लो हमने एक बॉल ले ली यहाँ पर,
हमने यहाँ पर एक बॉल कंसिडर की हुई, मान लो ये कोई बॉल है, और इसकी स्पीड आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ले सकते हो, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। लेकिन लाइट की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो हम नॉर्मल लाइफ में जो भी देखते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आप एग्जाम्पल ले लो, उसमें हम ये देखते हैं कि v की वैल्यू जो वो बहुत कम होती है, इससे c से। इसका मतलब v²/c² की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट 0 आएगी। तो आप इसमें वैल्यू रखो ही, तो m की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बता जरा, अप्रोक्सीमेट m की वैल्यू इक्वल आएगी, मैं लिख देता हूँ पूरा, m की वैल्यू इक्वल आएगी m0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और v²/c² कितना है, अप्रोक्सीमेट 0। तो m की वैल्यू m0 की इक्वल आ गई, m की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, m0 के इक्वल आ गई। लेकिन हम ये एक बात कहते हैं कि भाई v की जो वैल्यू है ना, वो आप ऐसे मान के चलो, चलो एक और एक्सपेरिमेंट इसका बता देता हूँ। ऐसे मान के चलो कि v जो है ना वो c/2 है। ये हम इतना मान के चल रहे हैं कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो हम उसमें ये मान लेते हैं कि इसको 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड मान। उस केस में m की वैल्यू कितनी आएगी वो देखना, m इक्वल टू आएगा m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v², तो v² की जगह लिख सकता हूँ c²/4, इसका स्क्वायर कर देंगे v² की जगह, और नीचे c² भी था तो c² भी लिख दो। अब ये c² से c² कैंसिल आउट, तो m की वैल्यू कितनी है बताओ ज़रा, m0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, तो m0 तो एज इट इज लिख दो, और इसको आप सोल्व करो तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ऊपर कितना बचेगा 4 - 1, कितना बचेगा 4 - 1। तो m की वैल्यू कितनी आई वापस देखो, ये 4 ऊपर जाएगा, रूट है इसका तो ये 2 बन जाएगा, 2m0 डिवाइडेड बाई √3, और √3 की वैल्यू जो होती है वो अगर आप लिखना चाहो तो याद रख लेना 1.73 होती है। तो 2 में अगर आप 1.73 का डिवाइड करोगे तो वो नंबर जो वो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो यहाँ ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो मास भी इंक्रीज होता है। ये बात अलग है कि वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन इंक्रीज जरूर होता है। हम डेली लाइफ में जितने भी एग्जांपल लेते हैं उसमें आप ये कह सकते हो कि जो फॉर्मूले में v/c लिखा हुआ ना, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल आती है। तो नेग्लिजिबल आने की वजह से उसको हम हटा देते हैं, तो ये टोटल फॉर्मूला क्या बनेगा, m = m0, यानी जितना मास रेस्ट में होता है उतना ही मास मोशन में होता है। तो अगर हम बात करें भी, अगर हम लिखना चाहें वैल्यू कोई पूरा तो सोल्व करके देखें तो हम ये करें कि अगर v की वैल्यू c के कंपैरिजन में आ जाए ना, कुछ c का 1%, 2% या उसका 50%, उस केस में आप उसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते उसमें होने वाले चेंज को। तो वो मैंने यहाँ पर बताया, आप 2/3 का अगर आप रेशो निकालोगे तो वो ग्रेटर देन 1 आएगा, तो m की वैल्यू ग्रेटर देन m0 आएगी। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है ना इनवेरियंस ऑफ चार्ज, तो इनवेरियंस ऑफ चार्ज में आप ये बात याद रख लेना कि स्पीड बदलने पर या बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर, स्पीड इंक्रीज करने पर चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, स्पीड कम करने पर भी चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे स्पीड आप ज़्यादा रखो चाहे स्पीड आप कम रखो। चार्ज जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, और चार्ज जो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। सेम मैंने मास के साथ कंपैरिजन करके बता दिया कि आपके दिमाग में आ जाए चार्ज तो नहीं बदलता, लेकिन क्या मास बदलता है, तो याद रख लेना कि चार्ज नहीं बदलता, मास बदलता है। लेकिन मास बदलता हुआ हमें दिखाई नहीं देता, क्यों, क्योंकि उसका फॉर्मूला ये इस तरह से कुछ दिया जाता है, उसमें v की वैल्यू हमेशा हम c से बहुत कम मानते हैं, तो ये जो रेशियो आएगा वो टेंस टू 0 आएगा और नीचे √1 बन जाएगा, तो m की वैल्यू m0 के इक्वल आएगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कहते हैं जो भी ऑब्जर्वेशन हमारा होता है सराउंडिंग में, हम जो कुछ भी देख रहे होते हैं, सभी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से कम है, इसलिए m की वैल्यू m0 के अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाती है। और अगर ऐसा न हो तो ये मैंने सोल्व करके बता दिया। अब आप यहाँ पर c/2, c/3, c/8 जो भी आप रखना चाहो सोल्व कर सकते हो। जितना भी रखते जाओगे यहाँ पर वैल्यू हमेशा m की वैल्यू m0 से ज़्यादा आएगी, m की वैल्यू ज़्यादा आएगी m0 से। ठीक है, तो ये था मास। तो मास के बारे में आप ये कह सकते हो मास स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, मास स्पीड पे डिपेंड करता है, चार्ज नहीं करता। और चार्ज मास पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। एक मिनट में स्लाइड निकाल लेता हूँ, हाँ ये रहा। इनवेरियंस ऑफ चार्ज को आप कैसे समझ सकते हो, Q इन रेस्ट इक्वल टू Q इन मोशन। बस ये एक लाइन याद रखो आप तो, कि जितना रेस्ट में चार्ज होता है उतना ही मोशन में भी होता है। इसी को हम कहते हैं
इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी मैंने और लिखी है, बिहेवियर ऑफ चार्ज विद मोशन, यानी जब चार्ज मोशन में होता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। तो थोड़ा सा इसको देखें आप। तो बिहेवियर ऑफ चार्ज विद मोशन के लिए हम 3 कंडीशन की बात करेंगे। देखो पहली कंडीशन इसमें क्या है वो देखो, फर्स्ट कंडीशन इसमें आएगी कि मान लो चार्ज जो है वो रेस्ट में। सेकेंड कंडीशन की हम बात करेंगे, इसमें हम कहेंगे कि चार्ज जो है वो v की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि रेस्ट में तो नहीं है लेकिन v जो है वो कांस्टेंट है। और हम इस केस में कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन की वैल्यू 0, चार्ज मोशन कर रहे हैं लेकिन उसकी वेलोसिटी फिक्स है, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड जो भी है ना, और चार्ज की वेलोसिटी तो फिक्स है। और एक्सीलरेशन कितना आएगा उस केस में 0, क्योंकि वेलोसिटी जब फिक्स रहती है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितना आ जाती है 0। थर्ड केस की अपन बात करें तो भाई मान लो कि चार्ज q जो अपने पास है, इस बार ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि v इक्वल टू 0 तो नहीं है लेकिन v इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी नहीं है, तो मतलब एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है चार्ज। a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी और नॉट इक्वल टू 0 आएगी। 3 केस हमने बनाए। तो पहला केस जो जिसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ रेस्ट में रहता, तो यहाँ याद रखने वाली बात है कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। चार्ज क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक। सेकंड वाले केस में क्या करेगा, जिसमें चार्ज जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, उसका एक्सीलरेशन 0, तो क्या करता है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। ये यहाँ पर शो करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। थर्ड केस की अगर अपन बात करें जिसमें चार्ज जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो इस वाले केस में, एक्सेलरेशन वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है और तीसरी बात जिसके अंदर आती है वो एनर्जी रिलीज भी करता है। पार्टिकल क्या करेगा? एनर्जी रिलीज भी करेगा। तो यहाँ तीनों केसेस को मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर हम बात करें चार्ज के मोशन की तो उसमें 3 केस बनते हैं टोटल। पहला केस क्या कहता है कि जब चार्ज जो है वो रेस्ट में है, तो चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। चार्ज जब मोशन में रहेगा, चार्ज जब मोशन में रहेगा और उसका मोशन इस तरह से कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी वो फिक्स स्पीड से चल रहा है या एक्सीलरेशन 0 हो, तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है सेकंड केस। थर्ड जो इसका केस है उसमें हमने क्या किया कि v की वैल्यू 0 तो नहीं है लेकिन कांस्टेंट भी नहीं है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, जो भी। एक्सीलरेशन इसका नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0 हो तो याद रखने वाली बात यह कि दोनों तो फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा चार्ज। और तीसरी बात इसके अंदर ये कि कुछ एनर्जी रिलीज करता है फोटोन के फॉर्म, तो ये कुछ एनर्जी भी रिलीज करेगा। तो ये इसके हमने बिहेवियर पढ़े। वापस रिपीट करता हूँ। पहला बिहेवियर क्या था? लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, यानी कहने का मतलब सेम चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को और अपोजिट जो चार्ज रहेंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी स्केलर क्वांटिटी, यानी चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका एल्जेब्रिक सम किया जा सकता है हमेशा, प्लस साइन और माइनस साइन के साथ ऐड कर लेते हैं अपन उसको, तो ये स्केलर क्वांटिटी। एडिटिविटी क्या कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितने भी चार्जेस हैं उन सब का आप सम कर दो, वो नेट चार्ज के इक्वल आएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई में Q जब हो तो चार्ज को डिनोट करता है, साइन चार्ज का प्लस आएगा या माइनस आएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकले हैं या उसके अंदर आए। अगर एटम या ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, यानी उसको अपन इलेक्ट्रॉन डोनर एटम अपन कह सकते हैं। दूसरा कि ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अंदर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उसके अंदर, तो उसको हम कहेंगे कि भाई उस पर चार्ज आएगा कैसा? नेगेटिव चार्ज। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई क्या है यहाँ पर? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसके दो मैंने मेथड आपको बताए थे, दो उसमें डेफिनेशन और बताई थी। एक तो पेयर प्रोडक्शन, जिसमें एनर्जी जो है वो दो पेयर, एक एटम और उसके एक एंटी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का एक ग्रुप बनाती है, जिसको अपन पेयर प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है, ये भी हमने पढ़ा था। और उसकी रिवर्स प्रोसेस जो होती है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, गामा फोटोन बनाते हैं, जिसको अपन ने एनिलेशन कहा था। ठीक है। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। जितना रेस्ट पोजीशन में चार्ज रहेगा उतना ही चार्ज मोशन में भी रहेगा। और लास्ट जो इसका बिहेवियर हम देखा था हमने प्रॉपर्टीज की, वो थी बिहेवियर ऑफ चार्ज विद मोशन। इसमें मैंने आपको बताया था कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मोशन में होता है और मोशन इस तरह का कि जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। लेकिन अगर एक्सीलरेटेड मोशन करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें ये क्वेश्चन हमने लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद 1 कूलम्ब चार्ज, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से कितने इलेक्ट्रॉन हम निकालें या उस ऑब्जेक्ट को हम कितने इलेक्ट्रॉन दें जिससे हमें ये पता चले कि उस पर 1 कूलम्ब चार्ज है। यही ये क्वेश्चन समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज आपको दे रखा, तो भाई मान लो ये एक एटम है, इसका आंसर देख, ये एक एटम है, इसमें से मान लो कि हमने n इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, n, जो कि हमें पता नहीं है क्योंकि इसका नंबर हमें फाइंड करना है। n इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाले, चार्ज इस पर कितना आ जाता है, n इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की वजह से इस पर चार्ज आ जाता है 1 कूलम्ब, जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया। इस पर चार्ज कितना आ गया, 1 कूलम्ब। E की वैल्यू हम पहले से जानते हैं कि E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर -9। ठीक। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू एन। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको Q की वैल्यू पता है और E की भी पता है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, N की। तो N इक्वल टू लिख लेता हूँ मैं, N इक्वल टू आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई E। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आ जाएगा, Q की वैल्यू लिख दो यहाँ पर 1 कूलम्ब और E की वैल्यू और लिख दो 1.6 इंटू 10 पावर -90। इसको सोल्व करते हैं अपन, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, ये जो 10 पावर -19 है ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, नीचे कितना 1.6, इसका आप पॉइंट हटाओ तो एक ऊपर 10 लिख सकते हो आप। तो n इक्वल टू आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 16 और 10 पावर 19 था यहाँ पर, तो यहाँ 18 लिख दो, एक जीरो और लगा दो इसके साथ, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 6.25, कितना आएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18। कहने का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट से जब हम इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, कितने 6.25 इंटू 10 पावर 18, तो उस पर 1 कूलम्ब चार्ज आता है। यानी 1 कूलम्ब चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आता है तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकले वहां से, 6.25 इंटू 10 पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन उस एटम से बाहर निकलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में, 6.25 इंटू 10 पावर 18। तो ये क्वेश्चन हमने कैसा किया है कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन में हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है और Q और E हमें पता था। अगला क्वेश्चन देखो कैसा है इसका। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बता रहा है कि 5000 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉइन, यानी किसी कॉइन से 5000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले जाए। इस बार आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिए और चार्ज पूछा जा रहा है। तो देखो वापस वही फॉर्मूला लगाओ आप, कौन सा फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एन की वैल्यू आपको दे रखी है, एन की वैल्यू 5000। Q क्वेश्चन मार्क, E की वैल्यू हम पहले से जानते हैं 1.6 इंटू 10 पावर -19 होता है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो तो चार्ज कितना आएगा। और पहली बात इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, ये कॉइन मान लो आप, और इसमें से 5000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें, तो बाहर निकालने से मतलब प्लस साइन आएगा यहाँ पर, तो प्लस आएगा। एन की वैल्यू कितनी 5000, तो 5000 लिख दो, इंटू ई की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10 पावर -9। इसको सोल्व करो, यह आंसर आ जाएगा फुल। तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा इसका।
तो हमने 2 क्वेश्चन इसके पढ़े हैं कि हम जानते हैं, वो वापस रिपीट कर देता हूँ। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई को जब आप देखोगे तो इसमें 2 वेरिएबल है, एक तो चार्ज और दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई की वैल्यू आपको पता है पहले से ही, तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो Q और N को लेकर पूछा जाएगा। Q की वैल्यू दे दी, N की वैल्यू पूछ ली, N की वैल्यू दे दे तो Q की वैल्यू पूछ सकते। ठीक, इससे नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि इज ए चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 पॉसिबल। क्या इतना चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉसिबल है या नहीं। तो इस बार चार्ज लिख दिया, देखो जरा, Q की वैल्यू हमें दे रखी है 5.8 इंटू 10 पावर माइनस 18। एन की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे इसके अंदर, और ई की वैल्यू हम जानते हैं पहले से 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90। तो एन को सोल्व करो तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, Q इक्वल टू आएगा एन ई, एन इक्वल टू आएगा Q डिवाइडेड बाई ई। Q की वैल्यू कितनी है वो लिख दो यहाँ पर 5.8 इंटू 10 पावर माइनस 18, और उसमें डिवाइड किसका करें 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। जब आप इसको देखोगे ढंग से तो इसमें देखो ये 10 पावर माइनस 19 और ये 18 है, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, ये जीरो, ये पॉइंट से पॉइंट अपन कैंसिल कर सकते। ये आया 58 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 पावर कितना बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 18 तो कैंसिल हो जाएंगे, एक पावर बचेगी 10 आ जाएगा सर। जब आप इसको डिवाइड करोगे 58 में 16 का तो कितनी बार जा रहा है देख लो, सोल्व करो। 58 डिवाइडेड बाई 16, ये वैल्यू आ रही है एन की, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 10 हो रहा है। तो 8 टू जा 16 और ये आ जाएगा 29। एन की वैल्यू आएगी 29 अपॉन में 8 इंटू 10। तो ये जो नंबर आ रहा है ना, ये डेसिमल में आपको नंबर देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो वो फिक्स क्वांटिटी में नहीं निकले, 1 2 3 में नहीं निकले, पॉइंट्स में निकलेंगे, जैसा जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम ये कह देंगे कि ये जो चार्ज है 5.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 ये पॉसिबल नहीं है। करके भी देख लो चाहे इसको। ये कितना आएगा 8 3 जा 24, 3 टाइम जाएगा, कितना बचा यहाँ से 5 बचा, 8 6 जा 48 और 2 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर 36 पॉइंट और समथिंग आएगा। ये आंसर आएगा इसका, जो कि पॉसिबल नहीं है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन से अपन, किसी भी एटम से अपन 36 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन 36.25 36.5 ऐसे इलेक्ट्रॉन अपन बाहर नहीं निकाल सकते। उसके बाद हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाए तो पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन दिया जाए किसी एटम को तो नेगेटिव। और जीरो कब, ऐसा कह सकते हो कि न तो इलेक्ट्रॉन निकाला गया है और न ही उसको इलेक्ट्रॉन दिया गया। ये हमने पढ़ लिया था इनवेरियंस ऑफ चार्ज में, Q रेस्ट इक्वल टू Q मोशन। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा था कि चार्ज कंजर्व रहता है। फोर्स बिटवीन चार्ज, यानी कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी, और दोनों टाइप का हो सकता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का, जो कि हमने पढ़ा था फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि सेम चार्जेस रिपेल इच अदर और अपोजिट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। नेक्स्ट क्या था, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास होता है उसी पर चार्ज हो सकता है, विदाउट मास कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी बात देखो कि इसमें चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो था, इसमें चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मास जो होता है वो स्पीड के साथ इंक्रीज कर जाता है। इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या फॉर्मूला था इसका, कि m इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के कंपैरिजन में अपन ले ले c/2 c/3, यानी लाइट का 1% 2% 3% अगर अपन ले, तब तो आपको वो मास थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ फील होगा, अदरवाइज नहीं।
मास इज नॉट क्वांटाइज एंड मास क्वांटाइज नहीं होता। नॉट कंजर्व्ड एंड मास कंजर्व भी नहीं रहता, क्योंकि एनर्जी में चेंज हो जाता है मास, जिसके लिए आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया था E = mc²। तो इसको आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन के नाम से भी अपन जानते हैं। मास के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और किसी भी दो मास के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, यानी ऐसा मास एग्जिस्ट कर सकता है जिस पर चार्ज न हो। चार्ज तो हर एक मास में रहेगा ही, लेकिन ऐसा मास हो सकता है जिसमें जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो इसका मतलब उस पर चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज उसका 0 रहेगा। तो ऐसा मास एग्जिस्ट कर सकता है जिसपे कोई चार्ज न हो। नेक्स्ट देखो, यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज को देखते हैं, तो पहले हम ये देखते हैं कि चार्ज को हमने सबसे पहले पढ़ा था क्लास 10th में, जब हमने पढ़ा था कि करंट का फॉर्मूला था I = Q/T, और इस एनर्जी का, इस इलेक्ट्रिक करंट का हमने यूनिट जो पढ़ी थी वो थी एम्पियर। क्या पढ़ी थी? एम्पियर। यहां से आप चार्ज के लिए लिखना स्टार्ट करो कि Q = कितना आएगा? Q = आएगा करंट इंटू टाइम। करंट की यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, और एम्पियर इंटू सेकेंड जो होता है इसको बोला जाता है कूलाम। क्या बोला जाता है? कूलाम। तो ऐसा यूनिट जो होती है ना चार्ज की, उसको हम बोलते हैं कूलाम। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है? कूलाम। उसके बाद हम बात करते हैं चार्ज की ऐसा यूनिट के बाद हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। तो सीजीएस जो सिस्टम होता है उसमें चार्ज की दो यूनिट अपन पढ़ते हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। दूसरा हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। चलो मैं लिख देता हूँ इसको पूरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। थर्ड जो बात अपन करने वाले इसके अंदर, नेक्स्ट अपन बात करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को एक नाम से और जाना जाता है, फ्रैंकलिन। किस नाम से जाना जाता है? फ्रैंकलिन। और एक नाम और लिख देते हैं इसका, स्टेट कूलाम। क्या बोलते हैं इसको? स्टेट कूलाम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होती है इसको अपन एक नाम और लिख देते हैं इसका, एब कूलाम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का एक और नाम क्या है? एब कूलाम। तो हमने 3 यूनिट यहाँ पर लिखी है। एक तो सीजीएस, कौन सी? कूलाम। सॉरी ऐसा यूनिट कूलाम। 2 सीजीएस यूनिट कौन कौन सी? ईएसयू और ईएम। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो कि यहाँ लिखा गया। देखो मैं थोड़ा सा जूम करके इसको लिख देता हूँ। 1 कूलाम = 3 × 10⁻9 ESU = 1/10 EMU। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 कूलाम = कितना? 3 × 10⁻9 ESU और 1/10 EMU। अब इसको देखकर हमें ये आइडिया लगाना है कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी। तो ये हमें पता है कि जिसके साथ मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। तो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड कौन सा होता है? 3 × 10⁻9। इसका तो मैग्नीट्यूड 1 है, इसके साथ 3 × 10⁻9 है, इसके साथ 1/10 है। तो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड कौन सा है? 3 × 10⁻9। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये टॉपिक मैंने यहाँ लिखा है, क्या आएगा? ESU, जिसको हम और किस नाम जानते हैं? फ्रैंकलिन। तो चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है फ्रैंकलिन। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी यूनिट सबसे छोटी होगी, जिसकी यूनिट सॉरी मैग्नीट्यूड जिसका सबसे छोटा होगा उसकी यूनिट बड़ी। तो इसमें मैग्नीट्यूड तो कौन सा छोटा है? 1/10। लेकिन यहां से हम नहीं बताते कि चार्ज के लिए लार्जेस्ट यूनिट क्या है। तो चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट जो होती है ना वो होती है फेराडे। क्या होती है? फेराडे। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फेराडे। और फेराडे को मैंने यहाँ डिफाइन करके बताया कि फेराडे का 1 फेराडे का मीनिंग होता है 96,500 कूलाम। कितना कूलाम? 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम। अब 96,500 कूलाम को हमने 1 फेराडे क्यों कहा?
तो ये फिक्स नंबर है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन अपने पास एक, और आपको इलेक्ट्रॉन कितने लेने हैं अवगाद्रो नंबर के इक्वल। अवगाद्रो नंबर कितना होता है 1.6023 इंटू 10⁻23। तो 1.6 इंटू 10⁻23, आप आगे का नंबर भी लिख सकते हो ना। इतने नंबर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इतने इलेक्ट्रॉन अगर अपन ले लें तो उन इलेक्ट्रॉनों पर कितना चार्ज होगा उसको अपन कहते हैं 1 फेराड। तो किसके इक्वल आता है 96,500 कूलम्ब के इक्वल। तो इसके पीछे एक रीजन है कि 96,500 क्यों लिया गया, कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसको हम कहते हैं 1 फेराड। तो चार्ज की 3 यूनिट आप याद रखो, ESU, EMU और कूलम्ब, तीनों के बीच में रिलेशन याद रखो। 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁻9 ESU और 1/10 EMU। इसमें देखकर आप ये बता सकते हो कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। सबसे छोटी यूनिट कौन सी आएगी ESU, फ्रैंकलिन जिसको अपन कह रहे हैं। और सबसे बड़ी यूनिट इस यहाँ से नहीं बता सकते आप। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है चार्ज की, फेराडे। और फेराडे कितना चार्ज होता है 96,500 कूलम्ब। ये पर्टिकुलर नंबर क्यों लिया गया, क्योंकि रियल में ये जो चार्ज है वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अवगाद्रो नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन जो है उनका चार्ज कितना। तो ये अवगाद्रो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ 1.623 इंटू 10⁻23, 023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।